नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज आर्टिकल देखते हैं, हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। क्या प्रभाव पड़ रहा है, कानून के दायरे में इसे लाया जा सकता है खास तौर पे, और अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से ये परिणाम डाल रहा है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था इससे कैसे प्रभावित हो रही है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। आर्टिकल लिखा गया है सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी से आते हैं, बिहार के डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वह यह है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी निम्न में से किसे टैकल करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। आपका ऑप्शन ए है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी है सीवेज ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि व्हाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हमारी रेगुलेट होनी चाहिए, वे सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए आज के इस दौर में। तो आपको आपका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। अब आते हैं हमारे आर्टिकल की ओर। तो आर्टिकल की ओर अगर हम देखें तो आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की। ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन गेम्स, इससे आप आराम से सब बड़ी ही सामान्य रूप से परिचित है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में बढ़ी है। स्मार्टफोन्स की क्रांति के बाद में, इंटरनेट की क्रांति के बारे में इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। खास तौर पे 2020 में जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद जब लोग घर में रह गए, तो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। लेकिन जहाँ पर कोविड के दौर में एक बहुत बड़ा बूस्ट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को मिला, वही इसकी कुछ सामाजिक मूल्य भी हमें चुकानी पड़ी, एक सोशल कॉस्ट भी हमें इसकी चुकानी पड़ी। उसके साथ में ये बात भी इस आर्टिकल में की गई है कि अगर इसे प्रॉपर वे में रेगुलेट किया जाता है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को, तो इससे हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, भारत की अर्थव्यवस्था को मदद भी मिलेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं तो इसे 3 हिस्सों में, हम 3 प्रकार में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले ई स्पोर्ट्स ये कंसोल गेम्स होते थे। जैसे आपको अगर याद होगा तो बचपन में आप खेलते थे वीडियो गेम्स, जो कैसेट के द्वारा, सीडीज के द्वारा हम खेलते थे, रिमोट कंट्रोल होते थे, उनके माध्यम से खेले जाते थे। तो इस प्रकार के जो 1990s में जो हमारे कंसोल गेम्स आए थे, ये रहते हैं ई स्पोर्ट। तो आज वही ई स्पोर्ट स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो गए हैं। जैसे क्रिकेट हम खेल सकते हैं, सॉकर खेल सकते हैं, और उसके अलावा और विभिन्न गेम हैं। दूसरे प्रकार के जो गेम है ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स। उदाहरण के लिए ड्रीम 11, जिसमें आप कोई भी मैच होने वाला रहता है तो उसमें अपनी टीम चुनते हैं, उसमें परफॉर्मेंस को पहले से ही यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाते हैं, और अगर वो रियल टाइम में रियल लाइफ इंडिविजुअल्स अगर अच्छा परफॉर्म, उस हिसाब से जिस तरीके से आपने अनुमानित किया गया है उस तरीके से अगर वो परफॉर्म करता है तो आपको यहाँ पे अवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और इससे आप कैश प्राइज भी जीतते हैं। तीसरे प्रकार के ऑनलाइन कैजुअल गेम्स होते हैं। ये स्किल बेस्ड गेम्स होते हैं, जहाँ पर आपको या तो फिजिकल रूप में या तो मेंटल रूप में अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार लक भी चलता है। फॉर एग्जांपल आप लूडो खेल रहे हैं तो इसमें डाइस के ऊपर आपकी किस्मत डिपेंडेंट रहती है। तो ये ऑनलाइन कैजुअल गेम्स रहते हैं, और इसमें अगर पैसों की सहभागिता होगी तो इसे हम वेजर भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की। क्योंकि अगर हम देखें तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की जब भी बात करते हैं, इसके टैक्सेशन की बात करते हैं, तो अपने आप में ग्रे एरिया है। सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई ऐसे रिलेवेंट सर्कल्स नहीं हैं, कुछ ऐसे टैक्सेशन रेट्स जो है वो सरकार के द्वारा नहीं बताए गए हैं। उसके अलावा ऐसा कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है, कोई भी ऐसा डेडिकेटेड लेजिस्लेशन नहीं है जो कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लीगलाइज करता है और इसे यहाँ पर नियंत्रित करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गेम्स आर बेस्ड ऑन चांस शुड बी ट्रीटेड इलीगल। जो गेम्स चांस पर बेस्ड होते हैं ये इलीगल होना चाहिए, क्योंकि ये जुए के समान होता है, वेजर के समान होता है, जो कि हमारी कंट्री में बैंड है।
उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के कुछ भयावह परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले ब्लू व्हेल गेम आया था, जिसके चलते हुए बहुत सारे टीनेजर्स ने, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सुसाइड कमिट करा था। हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे वॉयलेंस देखने को मिल सकता है। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो बच्चों में वॉयलेंस पैदा करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी पैदा करते हैं। बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे रहने के कारण यहाँ पे आई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। और उसके अलावा और भी विभिन्न चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। तो अगर हम चाइना का उदाहरण रहे, चाइना एक अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अगर अच्छी बात कहीं से आती है तो हम वहाँ से ये सीख सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे हैं, तो यहाँ पर वीडियो गेम्स केवल वही खेल सकते हैं जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा हो, मतलब जो मेच्योरिटी की एक मेजर हो, मेच्योरिटी की एज में हो। उसके अलावा 3 आवर्स वीक का ही समय दिया गया है कि आप केवल 3 घंटे ही हफ्ते में यहाँ पर खेल सकते हैं, क्योंकि चाइना ने इसे ओपियम ऑफ माइंड कहा है। तो चाइना ने अपनी जनसंख्या को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए बहुत ही कड़े कानून बना के रखे हैं। चाइना की लाइन पे हम इतने कड़े कानून तो नहीं बना सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कदम उठाने की आवश्यकता और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। उसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे देखें और इससे जुड़े हुए मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम इसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डालेंगे। अगर हम ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में ये देखने को मिलता है कि 2025 तक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है ये करीब 29,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। आज ये 18% जीएसटी पर है। इसे प्रॉपर रेगुलाइज किया जाता है तो ये और बढ़ सकता है। 3 प्रकार के जो अलग अलग गेम्स हैं, इनके लिए अलग अलग कैटेगरीज जीएसटी के स्लैब्स हो सकते हैं या एक सामान्य स्लैब भी हो सकता है। तो जो भी हो, सरकार को एक क्लैरिटी के साथ में आना चाहिए, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। उसके अलावा ये इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो एफडीआई इन्फ्लोज भी देखने को मिल रहा है, बाहरी निवेश भी यहाँ पर आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर निवेश बाहरी आ रहा है तो हम इसे मेन स्ट्रीम में लेकर आए। अगर हम इसे मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, इसको इससे लाभ पहुंचेगा। उसके अलावा जैसे चाइना ने यहाँ पे 18 वर्ष के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लगाया है, वही क्राइटेरिया हमारे देश में भी लगा सकते हैं। केवाईसी नॉर्म्स हम ला सकते हैं, गेमिंग अथॉरिटीज़, एक गेमिंग अथॉरिटी ला सकते हैं इस सेक्टर को मॉनिटर करने के लिए। और स्ट्रिक्टली हम ये देख सकते हैं, जैसे आधार बेस्ड ओटीपी सिस्टम से हम ये देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इसका यूज़र है उसकी एज कितनी है, और 18 वर्ष या 16 वर्ष हम एक इस लिमिट सेट कर सकते हैं। कम से कम अगर कोई यहाँ पर खेल रहा है बच्चा या कोई टीनेजर, तो उसे पता होना चाहिए इसके रिपरक्यूशंस क्या है। वो एक पेरेंटल सुपरविजन में ही इसे खेले, जिससे उसे सोशल या इकोनॉमिक यहाँ पर कॉस्ट ना इसका अदा करना पड़े। तो एडल्ट कंपलसरी यहाँ पर परमिशन, एडल्ट परमिशन कंपलसरी हम यहाँ पर कम कर सकते हैं गेम्स को परचेज करने या इससे जुड़ी हुई चीज़ों में, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि केवल आप एक क्लिक पर हज़ारों लाखों रुपए इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो कई बार हो सकता है फ्रॉड का शिकार भी जो हमारे देश की जनसंख्या है, जो हमारे देश के युवा है, वो हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए ज़रूरी है कि सरकार रेगुलेशन लेकर आए, इस इंडस्ट्री को ख़त्म ना करे। इस तरीके के रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, लेकिन ज़रूर कि हमारे सिटीजन्स, हमारी जनता इससे प्रभावित ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप लॉ सीखो से www.lawsikho.com पे भी जुड़ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सबके धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।